राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका सीबीएसई नीट और जेई के लिए। और ये बैच का नाम है समाधान बैच। इसमें हम 11th और 12th की वीडियोस कवर करेंगे। तो इस वीडियो में जो है आप इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलाम फोर्स पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं। विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और एक तरह से वो क्या जनरेट कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ और सिर्फ इसका कोई सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो जनरली कूलाम होती है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इस पर जो चार्ज होता है हमारे पास वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली मैं आपको बताऊं, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है जिस पर पॉजिटिव का साइन होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव का साइन होगा। और हम एक बेसिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो क्या कहती है कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कुछ अब इसकी कुछ हमें प्रॉपर्टीज और पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से इन तीनों में से एक तो आपने बहुत बार देखी होगी और बहुत बार सुनी होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम है, जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टी है। एक तो एडिटिव है, दूसरी क्वांटाइजेशन है और तीसरी कंजर्वेशन है। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एडिटिव। एडिटिव का मीन क्या होता है कि इट मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या एक सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप इनको क्या नाम है एल्जेब्रिक सम कर लेते हो, ठीक है, तो इन चार्जेस को अगर एल्जेब्रिक सम कर लेते हो तो वो क्या कहलाई जाएगी? आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है बेटा क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट दैट द टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल of the basic unit charge. This means electric charge comes in discrete amount rather than the continuous value. जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है? डिस्क्रीट मैनर में होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। जो कंटिन्यूस ना हो उसे हम डिस्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास चार्ज होगा वो एक्चुअल में Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर होगा। ठीक है, मतलब टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपके पास मान लो कोई सिस्टम था, उस सिस्टम में कई सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इस पर कितना चार्ज होता है आपको पता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था कितना चार्ज था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था। तो जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आप उनकी क्या नाम है जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? क्वांटाइजेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट है इसकी क्या नाम है? कंजर्वेशन। तो आप क्या देख सकते हो कि चार्ज जो है ना वो कंजर्व भी हो सकता है। अगर मान लो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम आप जानते ही होंगे कि जहां पर कुछ प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहां पर क्या है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप मतलब उसमें अलग से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, अलग से कोई हीट नहीं दे रहे हो, अलग से कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, अलग से कोई प्रेशर वगैरह नहीं दे रहे हो। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी? आइसोलेटेड सिस्टम होगी। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बस ये क्या है? ट्रांसफर हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। जैसे आपने रबिंग पढ़ा होगा, तो रबिंग में क्या है? अगर आप दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हो तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, बस इतना हो सकता है। ठीक है, this ensure that the total charge of system is always conserve। तो यहाँ पर आपको चार्ज कैसा देखने को मिलेगा? हमेशा कंजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कूलाम फोर्स, वो शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखना सारे बच्चे। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स, एक कूलाम्स अंगल थे जिन्होंने एक फोर्स दिया। इसे बताने से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं आपसे पहले से ही, कि देखो मान लो क्या है, हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है बेटा, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये है। तो इन दोनों बॉडी के बीच में क्या लग रहा होगा आपका, कोई ना कोई मास लग रहा होगा। सॉरी, एक सेकेंड, ये कोई दो बॉडी है जिसमें क्या है, इसका कोई ना कोई मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है, लेट सपोज। और ये दोनों जो है ना वो एक r डिस्टेंस पर सेपरेट है, r डिस्टेंस पर सेपरेट है। तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में क्या नाम है, एक फोर्स लग रहा होगा। वो होता था हमारे पास, अगर आपको याद है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वो कितना होता था, G m1 m2 अपॉन में r का, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो चार्ज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, मतलब दो चार्जेस रखे हुए हैं आपके, एक सेकेंड, दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो r दे रखी है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इन पे क्या नाम है, हमारे एक फोर्स जनरेट होता है या फोर्स लगता है, कह सकते हो आप, और वो फोर्स होता है हमारे पास कूलाम फोर्स, ठीक है। और अगर कोई दो मासिव बॉडी होंगी जिसमें मास बहुत ज्यादा होगा, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज, मासिव बॉडी के बीच में लगेगा, वो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में हमारे पास फोर्स लगता है कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन भी हो रहा होगा, रिपल्शन भी हो रहा होगा। मैंने तुमको बता रखा है कि अगर क्या नाम है, सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वहां पर अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their charges and inversely to the square of the distance between them। इसका क्या मतलब हुआ, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आप स्क्वायर कर दो तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स आपका घटेगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशनों को आप मिलाओगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। जब आप ये चिड़िया हटाओगे तो यहाँ पर क्या क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल में आपके काम आने वाली है। तो आपका जो जनरल फॉर्मूला बन गया वो बन गया बेटा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक कूलाम फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये एप्सिलॉन नॉट, क्या बोला मैंने इसको, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मैं एप्सिलॉन नॉट नाम की चिड़िया जो है पढ़ रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में क्या है वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट को हम जनरली बोल देते हैं बेटा परमिटिविटी, बोलो मेरे साथ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो क्या बोलेंगे हम इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या कह सकते हो कि सर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको आप उधर लेके चले जाओ। जब आप इसे इधर लेके जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट और ये 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 4 पाई एफ हो जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आ गई। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो इसकी जो जनरल वैल्यू होती है वो होती है बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये आपको गिवन दे रखी होगी, आपको इससे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स अपना नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन -1 हो जाएगा। और चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो दो आपके पास चार्ज है Q1 और Q2, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा,
कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, रेडियस है, जो मीटर में आएगी, तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर माइनस। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, जनरल यूनिट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, और नहीं आया तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड में मैं आपको बता दूं, बोर्ड में कई बार इसकी डायमेंशन पूछी गई है। क्या पूछी गई है बेटा, डायमेंशन पूछी गई है। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करके आप क्या नाम है जो है इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर नहीं आती है तो क्या नाम है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं ही बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास क्या था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ इज इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सही है, मुझे चाहिए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता था हमारे पास, 1/4 पाई एफ और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट हमारे पास क्या निकल के आई थी बेटा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही निकल के आई थी हमारे पास। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी डायमेंशन, इसकी बात कर रहे हैं बेटा डायमेंशन की। तो ये फोर्स है ना, तो फोर्स जब ऊपर जाएगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा, फोर्स की पहले डायमेंशन बताओ क्या होती है, MLT-2 और इसकी पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और कूलाम, कूलाम क्या है, चार्ज है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, 10th क्लास का ये फॉर्मूला होता था, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। तो यहाँ से Q बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। यस और नो, 8 का मतलब क्या हो गया, करंट की जो डायमेंशन होती है वो A होती है और टाइम की क्या होती है, T होती है। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है बेटा, अब जरा यहाँ पर देखो Q है ना, तो और यहाँ पर भी Q है, Q क्या है, चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसकी डायमेंशन इस वाले Q1 की क्या लिख सकते हो, 8T लिख सकते हो। ठीक है, और इस वाले की भी क्या लिख सकते हैं, 80, तो 80 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस और नो, और नीचे क्या है आपके पास, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जब ऊपर आएगी तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मतलब डायमेंशन क्या होती है, एल होती है ना। और इसका स्क्वायर लगा दो, क्यों, क्योंकि क्या नाम है जो है ऊपर, मतलब ये स्क्वायर है, और जब ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस। यस और नो, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर ये देख लेते हैं, m की पावर क्या है, -1 है, तो m की पावर क्या हो गई, -1 हो गई। यस और नो, यहाँ पर l की पावर कितनी है, -1 है, और यहाँ पर, यहाँ जब आप देख रहे हो तो l की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर, ओ सॉरी, -2 है, तो मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, l की पावर -3, l की पावर -3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जरा t देख लो एक बार आप, t कितना है आपके पास, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया +2, और यहाँ पर टी आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में टी की पावर यहाँ पर स्क्वायर पहले से ही हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टी का स्क्वायर हो गया, मतलब हमारा एम भी हो गया, एल भी हो गया, टी भी हो गया और ए भी हो गया। तो ये इसकी क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, डायमेंशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। मान लो भाई, ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा था, दैट इज Q1। ठीक है मेरे बच्चों, और थोड़ा दूर जाके हम, मेरे पास एक चार्ज रखा था Q2। आ रही है बात समझ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, R थी जनरल। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर दो चार्ज ले लिए हमने, एक Q1 नाम है और दूसरे का क्या नाम है, Q2 नाम है। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान से देखो, दोनों हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, तो इसके द्वारा इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, Q1 के द्वारा एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो F12, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना, F12 वेक्टर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भैया कि फोर्स, चलो मैं लिख देता हूँ, फोर्स ऑन
चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो Q2 की वजह से Q1 पे एक चार्ज लग रहा है, वो सॉरी फोर्स लग रहा है, दैट इज F12। ठीक है, ये वाली बात मैंने बता दी आपको। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो भाई, Q2 पर भी तो एक फोर्स लग रहा होगा जो बिल्कुल अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं यहाँ पर रफ करके अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम क्या होगा बेटा? F21 वेक्टर। ठीक है, तो F21 वेक्टर का यहाँ पर मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सेम बात होगी कि भैया फोर्स ऑफ चार्ज Q2 आ जाएगा अब। लेकिन किसकी वजह से लग रहा है वो? चार्ज Q1 की वजह से लगा। यस और नो? ठीक है, तो आप क्या कह दोगे? सबसे पहले आप निकाल लो बेटा, यहाँ पर F21 निकाल लो। चलो F21। ठीक है, और हाँ एक चीज और देखो, देखो कहीं कहीं पर कुछ और लिखा होता है, कहीं कहीं पर और अलग अलग तरीके से हर किताब में लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, अगर फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है तो ठीक है, तो इसकी जो क्या नाम है डिस्टेंस होगी वो इधर से देखी जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या नाम है? R21 वेक्टर हो जाएगी। और इधर से आप अगर आप देखोगे तो ये R क्या हो जाएगी? 1 2 हो जाएगी वेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेन तो क्या है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि डायरेक्शन आपकी किधर जा रही है। तो अगर आप F21 की वैल्यू निकाल रहे हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में क्या होता था? आर स्क्वायर होता था। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आर ही है, तो आर स्क्वायर। परंतु हम यहाँ पर अब क्या देंगे बेटा? इसकी डायरेक्शन भी देंगे। तो F21 के लिए जरा आप यहाँ पर देखो, F21 के लिए आपके पास क्या दे रखी है? डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन क्या दे रखी है? R12 वेक्टर। और यहां पर मैं एक बात और बता दूं, जब डायरेक्शन लोगे ना आप, तो यहां पर इसका वेक्टर नहीं लगाओगे, आप यहां पर कैप लगाओगे, यूनिट की, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? F12 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। और यहाँ पर जो इसके लिए डायरेक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? R21 कैप आ जाएगी। अब ये क्या नाम है, ये दोनों जो चिड़िया हैं, मैं इनके बारे में और बता देता हूँ, ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ये देख लो आप, ये समझ लो ये दोनों क्या हैं। ये एक्चुअल में ना क्या डायरेक्शन बता रही हैं। तो जैसे पहले लिखा हुआ था हमारे पास R12 कैप लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था? R21 कैप लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि भाई ये जो यूनिट वेक्टर होता है उसका क्या मतलब होता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, R12 का वेक्टर जो वेक्टर फॉर्म में होगा अपॉन में इसका मॉड्यूलस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से शो करते हैं, दोनों तरफ मॉड्यूलस आ जाएगा, ऊपर वेक्टर आ जाएगा। और गहराई से समझो, मैं और गहराई से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, ऐसे करके कोई वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपसे क्या दिया जाए, ए कैप निकाल के दिखाओ, तो आप क्या होगे? सर ए वेक्टर अपॉन में इसका क्या निकाल दोगे? मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। ठीक है, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो? अंडर द रूट जो भी कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया? इसका मॉड्यूलस निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऐसे इसका भी निकाल लो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड लिखने का क्या तरीका होता है मैंने आपको बता दिया, मॉड्यूलस में, ठीक है, और ऊपर वेक्टर। तो इस तरह से, या फिर आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। नॉर्मल कैसे लिख सकते हो? R21 वेक्टर और सिर्फ R लिख दो। ठीक है, जो R की वैल्यू आ रही होगी R21, सिर्फ और सिर्फ R21 लिख सकते हो इसको। ठीक है, वेक्टर भी मत लगाओ, मॉडुलस भी मत लगाओ। इसका मतलब एक्चुअल में क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही दे रखा है कि जो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी ना वो इसी तरह से आप शो कर सकते। ठीक है, तो डायरेक्शन आप कहीं कहीं पे, मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर ये F1 वेक्टर लिखा, 1 2 वेक्टर लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो वेक्टर लिए गई है, इसकी जो डायरेक्शन ली गई है वो यहाँ पर 1 2 लिखी गई है, और कहीं कहीं पर 2 1 लिखी गई है। तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप लिख सकते हो।
ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। यहाँ पर बात हो रही है बेटा मीडियम की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एफ, एक सेकंड, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि एफ वैक्यूम, तो दो चार्जेस दे रखे हैं और वैक्यूम में क्या नाम है, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो आप कह दोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आप जनरली यही बात लिखोगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मैंने पहली इक्वेशन डाल दी। अब मैंने कह दिया कि भाई वो मीडियम में है, इसमें मीडियम में है, तो आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन Q1 Q2 में आर का स्क्वायर। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट होती है ना, ये आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, फ्री स्पेस। ठीक है, वैक्यूम की ही बात होती है। और जब हम क्या नाम है यहाँ पर बात करेंगे तो सिर्फ एप्सिलॉन ही लेंगे, जो क्या नाम है किसको डिनोट करेगी, मीडियम को डिनोट करेगी, किसी मीडियम में। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को अगर डिवाइड करता हूं, दोनों इक्वेशंस को, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्या कहूंगा, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम, एफ मीडियम। तो आप कह दोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में आर का स्क्वायर, और फिर बड़ा वाला अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 में आर का स्क्वायर। आप देखोगे सारी चीजें कट पिट जाएंगी, 1/4 पाई से ये सब कुछ कट गया। ठीक है, बस क्या बचा, एप्सिलॉन बचा, और इधर एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, तो एफ वैक्यूम, ध्यान से देखिएगा, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये अपॉन में है ना, तो ये ऊपर चल, ये तो नीचे आ जाएगा आपका, और ये वाला जो अपॉन में ये ऊपर चला जाए, तो एप्सिलॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, काई, या मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसी को ही हम जनरली क्या बोल लेते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको हम क्या नाम है, एप्सिलॉन आर से, या फिर हम इसे के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाती है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बातें। ठीक है, तो हमने इसमें जनरली, मैं आपको बता दूं, एक बार रिवाइज करवा दूं, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, एडिटिव, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, वो हमने पढ़ी। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि कूलाम फोर्स क्या होता है, कूलाम फोर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा यहाँ पर, है ना। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कूलाम फोर्स हमने वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें लास्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो उसको हमने यहाँ पर आपको जनरली बताया है कि भाई जो रिलेटिव परमिटिविटी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।